बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 प्रांतों से ब्रिटिश कंपनी को दीवानी वसूलने, रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिल जाता है। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया कि भाई एक उच्चतम न्यायालय बनाया जाएगा, जो भी भारतीय प्रांत होंगे अब वो ब्रिटेन की संप्रभुता के अधीन आएंगे। संविधान में लिखा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट ने मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाया था वो 1858 के पहले तक था। 1858 से वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आरक्षित विषय थे जिसमें गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद, प्रांतों में गवर्नर की भी कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, वो उससे राय लेता था और निर्णय लेता था। केवल एक सत्ता होती है, वो है केंद्रीय सत्ता। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एकात्मक राज्य में आते हैं। तो ब्रिटेन भी यूनिटरी स्टेट था, एकात्मक राज्य था। पीड़ा से लोगों को मुक्ति नहीं मिली है। न्यायालय में 5.25 करोड़ केसेस पेंडिंग है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? इस संभव बैच में पॉलिटी की सीरीज आज से शुरू होने जा रही है और मैं डॉक्टर आदर्श कुमार पॉलिटी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग आज से पॉलिटी के एक एक टॉपिक की चर्चा की शुरुआत करेंगे, जिसमें एक दिन में हम लोग एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, अर्थात ब्रिटिश काल के दौरान जो लीगल स्टेप्स उठाए गए, जो कानूनी प्रावधान किए गए, उन कानूनी प्रावधानों का भारतीय संविधान पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है, किस तरीके से भारतीय संविधान को प्रभावित किया गया है। हमारा पर्पस इसी बात को अध्ययन करना है, पढ़ना है। तो आज से हम लोग इसकी अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम आपके सामने मेंशन है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, सेम टॉपिक है हम लोगों का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हमारे टॉपिक, वहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है। और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग ब्रिटिश काल के अनेक कानूनों की चर्चा करेंगे, कैसे भारतीय संविधान के लिए वे कारक उत्तरदायी रहे हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स से संबंधित 1 ईयर का जो फाउंडेशन कोर्स है, प्रहार इंग्लिश बैच, प्रहार हिंदी बैच, टाइटन इंग्लिश बैच 9,999 रुपी, और 2 ईयर्स का 2027 के लिए संकल्प इंग्लिश, संकल्प हिंदी और पिनाकल इंग्लिश 13,499, और 3 ईयर्स का 2028 के लिए प्रारंभ इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों, और फॉर कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये प्रोग्राम है लगभग 32,000 का, 31,999 रुपये का। तो फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग या संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो किस तरीके से भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास हुआ है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास पर या भारतीय संविधान के विकास पर ब्रिटिश कालीन कानूनों की किस प्रकार छाप पड़ी है, हम लोग इसी बात का अध्ययन करेंगे। इस बात को बार बार एम्फेसिस करने का अर्थ ये है हमारे कि देखो, जब हम लोग ब्रिटिश कालीन इतिहास पढ़ते हैं या ब्रिटिश कालीन डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो जो कानून बने हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स का एक्ट है, जितने भी ये कानून बनाए गए हैं, इन कानून से संबंधित दोहरे घटनाक्रम हैं, या यूं कहें कि हम घटनाक्रमों को मुख्यतः 2 दृष्टिकोण से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक पहला दृष्टिकोण है कि उनका ऐतिहासिक प्रभाव क्या है, ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, और दूसरा संवैधानिक घटनाक्रम क्या है और संवैधानिक विकास के लिए वे कितने उपयोगी हैं। ये 2 दृष्टिकोण हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अप्रोच होगा वो केवल संवैधानिक दृष्टिकोण का अप्रोच होगा, संवैधानिक विकास का दृष्टिकोण होगा, जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है, अर्थात जो घटनाक्रम ऐतिहासिक महत्व के हैं, उन्हें हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। अब
आप कहोगे कि ये आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, ये बात सच है कि इसको आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि आप इसको पहचान ना सकें। क्योंकि जो घटनाक्रम हमारे भारतीय संविधान के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे हैं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको प्रभावित करते रहे हैं, उसको हम इस दृष्टिकोण से पहचान सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। और जिन घटनाक्रमों का भारतीय संविधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वो हमारे लिए कदापि उपयोगी नहीं है। तो इसी आधार पर हम लोग आइडेंटिफिकेशन करके ये चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत होती है, हम लोग जानते हैं 1600 से, जब इंग्लैंड की महारानी ने ब्रिटिश कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति दी। एक तरीके का हिस्टोरिकल कनेक्शन है। अगर हम इसको थोड़ा-सा स्टोरी की तरीके से समझ सकेंगे, तो चर्चा को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी और आपको कनेक्ट करने में सुविधा होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हैं। उन फैक्ट को रिकॉल करना, याद करना, रिकॉल करना, दोनों आपके लिए टफ रहा है। लेकिन अगर जिस तरीके से हम आपकी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसको उस कनेक्शन में पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना, समझना और रिकॉल करना सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो अ, इसके बाद हम लोग जानते हैं बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। हमने कहा उन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से हमें विशेष लेना-देना नहीं है। 1757 1757 प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की पहली नींव पड़ती है और 1764 1764 बक्सर का युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है। क्यों स्थापित हो जाता है? क्योंकि ब्रिटिश कंपनी को भारत में रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 प्रांतों से ब्रिटिश कंपनी को दीवानी वसूलने, रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिल जाता है। 1765 से 1772 से के बीच का जो काल है, ये कालखंड कंपनी का द्वैध शासन कहलाता है, डायआर्की कहलाती है। कंपनी का द्वैध शासन बना रहा, अर्थात दोहरी भूमिका कंपनी निभाती रही। एक तो कंपनी भारत से व्यापार भी करती रही और दूसरी ओर भारत में शासन व्यवस्था में अपनी जड़ें भी मजबूत करती रही, रेवेन्यू भी कलेक्ट करती रही। लेकिन बड़ी विरोधाभास सी स्थिति थी, अजीब सी स्थिति थी। भारत से कंपनी रेवेन्यू तो वसूल कर रही थी, लेकिन कंपनी की हालत दिनों-दिन खराब होती जा रही थी। हालाँकि कंपनी के अधिकारी अमीर होते जा रहे थे, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार था। आगे चल कर के कंपनी ने कवेनेंटेड अकवेनेंटेड सर्विसेज की शुरुआत की कि भई कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकारी भेजे जाएँगे तो ज़्यादा अच्छे से वसूली होगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम होगा। लेकिन अधिकारियों ने सोचा कि चलो एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लूट सको तो लूट, पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कंपनी की हालत लगातार गिरती चली गई, अधिकारी अमीर होते गए, कंपनी गरीब होती गई। और 1772 आते-आते कंपनी को लगा कि अगर हमें भारत में सर्वाइव करना है, तो हमें उधार लेना पड़ेगा, बिना लोन के हम सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। नतीजा ये हुआ कि भारत से ब्रिटिश कंपनी ने भारत में सर्वाइव करने के लिए संसद से लोन की डिमांड की। हालाँकि इसके पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था, तो उसने एक सुपरवाइजरी स्कीम की शुरुआत की और पहला सुपरवाइजर राल्फ शेल्टन बनाया गया और उस सुपरवाइजर का नाम रखा गया कलेक्टर। और यहीं से 14 मई 1772 को पहली बार भारत में कलेक्टर पद की नींव बनी और ये कलेक्टर पद इतना आकर्षक बना कि आज आप कलेक्टरी की तैयारी करने यहाँ तक चले आए, यहाँ तक पढ़ने चले आए हैं। तो 14 मई 1772 की कलेक्टरी स्कीम की शुरुआत हुई। हालाँकि ये भी बहुत कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि करप्शन बहुत था। तो अंततः कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से उधार की माँग की। ब्रिटिश संसद ने ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है भई, उधारी देंगे, लेकिन हम तुम पर कुछ कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार बहुत दिनों से इस कोशिश में थी कि ब्रिटिश कंपनी भारत से जो व्यापार कर रही है और भारत में जिस तरीके से वो शासन और प्रशासन व्यवस्था में अपने पैर पसार रही है, इस पर ब्रिटिश सरकार का और ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो। क्यों? क्योंकि भारत में जो रिसोर्सेज थे, वो बहुत मजबूत थे, बहुत अच्छे थे। ये अवसर मिल ही गया अंततः
ब्रिटिश सरकार को। इसलिए ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए सहर्ष तैयार हो गई कि हाँ ठीक है, लोन देंगे, लेकिन लोन देंगे तो कंट्रोल करेंगे। कंपनी ने भी कहा ठीक है भाई, पैसा दे दो, कंट्रोल कर लो। तो कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बना उसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, 1773। और यहीं से भारत में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद की पहल शुरू होती है ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए, और रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। रेगुलेटिंग का मतलब रेगुलेट करने के लिए, ये एक्ट बना रेगुलेशन के लिए। किस पर रेगुलेशन के लिए? ब्रिटिश कंपनी पर रेगुलेशन के लिए, विनियमन के लिए, कठोरता से नियंत्रण करने के लिए। किसने बनाया? ब्रिटेन की संसद ने बनाया, जिससे कि कंपनी की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके और धीरे धीरे पेनेट्रेट कर सके ब्रिटेन की सरकार भारत में, क्योंकि कंपनी का शासन था। तो ब्रिटेन की सरकार अपना पेनेट्रेशन चाहती थी, यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी चाहती थी, अपना कब्जा चाहती थी भारत पर। तो रेगुलेटिंग एक्ट में इसी के माध्यम से थोड़ी थोड़ी शुरुआत की गई, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाया गया। ये प्रावधान किया गया कि भाई बंगाल का जो गवर्नर होगा उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था, उसे गवर्नर जनरल के नाम से पुकारा जाने लगा। जो कुछ अन्य प्रेसिडेंसीज थी जहां कंपनी के अधिकारी थे, प्रेसिडेंट काम करते थे, उनको इसके अधीन बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया कि भाई एक उच्चतम न्यायालय बनाया जाएगा। एक भारत में ब्रिटिश कंपनी पर, थोड़ा थोड़ा लिख भी दें आपको, ब्रिटिश कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रारंभ हुआ, और इस संसदीय नियंत्रण को प्रारंभ करने के साथ साथ जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। यानी यहां पर अब बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित हो गया, और एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और इस सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी धार्मिक मामले, नौसेना के मामले, सिविल या क्रिमिनल मामले दायर किए जा सकते थे। ये न्यायालय की अधिकारिता सुनिश्चित कर दी गई, निर्धारित कर दी गई। कंपनी के ऊपर कंपनी का जो निदेशक मंडल था, उस कंपनी के निदेशक मंडल को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश सरकार कंपनी के निदेशक मंडल को नियंत्रित करेगी। कंपनी के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे कोई उपहार आदि नहीं ले सकते, क्योंकि उपहार के नाम पर रिश्वत लेकर के चले जाते थे और अधिकारी अमीर हो गए, कंपनी गरीब। तो इसलिए जो अधिकारी होंगे वो रिश्वतखोरी नहीं करेंगे। तो कैसे नहीं कर पाएंगे? उपहार लेने पर भी, गिफ्ट लेने पर भी बैन कर दिया गया। इस तरीके के अनेक प्रावधान यहां पर कर दिए गए। लेकिन इस एक्ट में यह व्यवस्था तो की गई कि ब्रिटिश कंपनी को कंट्रोल किया जाएगा ब्रिटिश सरकार और संसद के द्वारा। लेकिन सवाल है कैसे, कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे का जवाब तो दिया ही नहीं गया कि कंट्रोल कैसे करेंगे। नतीजा यह हुआ कि इस कमी को पूरा किया पिट्स एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। विलियम पिट वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर इस अधिनियम को जाना जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स के इंडिया एक्ट ने मिलकर जो व्यवस्था निर्मित की, वह व्यवस्था 1857 तक कंटिन्यू रही। 1857 तक कंटिन्यू रही, यद्यपि उसमें समय समय पर परिवर्तन आते रहे। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने बताया कि कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल कैसे होगा। तो जो नियंत्रण है वो नियंत्रण स्पष्ट कर दिया गया, उसमें क्लैरिटी ला दी गई। और जो कंपनी के
कंपनी का जो वाणिज्यिक कार्य था, कॉमर्शियल काम था, व्यापार कारोबार का कार्य था, और कंपनी का जो प्रशासनिक कार्य था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था, दोनों को पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया मुख्यतः। अब नियंत्रण कैसे स्थापित हुआ, इस बात को देखते हैं हम लोग, और यह व्यवस्था आगे तक कंटिन्यू रही। कैसे स्थापित हुआ? ब्रिटेन में एक नियंत्रक मंडल बनाया गया, और इस नियंत्रक मंडल के अधीन कंपनी का निदेशक मंडल होता था। यह कंपनी का होता था, हर कंपनी का निदेशक मंडल होता है, आप जानते हो। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ये, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया। ये दोनों व्यवस्था ब्रिटेन में बना दी गई। नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य होते थे, 6 सदस्य होते थे। भारत मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहते थे, वित्त मंत्री, और 4 सदस्य जिन्हें प्रीवी काउंसलर कहते थे। और इस तरीके से ये 6 सदस्य थे, इन्हें भारतीय मामलों का आयुक्त कहते थे। इन्हें भारतीय मामलों का आयुक्त कहा जाता था। तो ये 6 सदस्यीय एक बोर्ड बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, और यही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स कंपनी के निदेशक मंडल को कंट्रोल करता था। जो प्रशासनिक जिम्मेदारी थी वो नियंत्रक मंडल ने अपने हाथ में ले ली, और जो वाणिज्यिक जिम्मेदारी थी वो निदेशक मंडल के हाथ में चली गई। तो ये प्रशासनिक कामकाज का दायित्व तो इसका हो गया, और वाणिज्यिक जिम्मेदारी पर नियंत्रण लेने का अधिकार निदेशक मंडल का हो गया, यद्यपि नियंत्रण बना रहेगा। भारत में क्या व्यवस्था कर दी गई? भारत में अब गवर्नर जनरल बन गया। पहले वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन आगे चल करके 1833 से उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया 1833 के एक्ट से। कैसे हो गया हम लोग अभी चर्चा करेंगे। गवर्नर जनरल के अधीन एक कार्यकारिणी परिषद होती थी उसकी, और उस कार्यकारिणी परिषद के अधीन प्रांतों के गवर्नर होते थे। कार्यकारी परिषद होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसके अधीन प्रांतों के गवर्नर होते थे। प्रांतों के गवर्नर के अधीन मंडलायुक्त होते थे, और मंडलायुक्त के अधीन कलेक्टर हुआ करता था। इस तरीके से एक हायरार्की बना दी गई, हायरार्की बना दी गई। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद बनाई गई, हालांकि बहुत लेट बनाई गई, पहले नहीं थी, क्योंकि विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य सारे गवर्नर जनरल के पास थे। 1853 से बनाई गई। और न्यायालय की व्यवस्था थी, एक संघीय न्यायालय था, फेडरल कोर्ट था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते थे। उच्च न्यायालय धीरे धीरे स्थापित किए जाने लगे अलग अलग प्रांतों में, और अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिन्हें आज हम लोग जिला न्यायालय के नाम से जानते हैं। यह व्यवस्था भारत में निर्मित कर दी गई, और यह व्यवस्था 1857 तक कंटिन्यू रही। 1857 में चेंज आ गया, 1857 के बाद चेंज आ गया, हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद चेंज आ गया। लेकिन 1857 तक ये स्ट्रक्चर बना रहा। ये तो 1853 से शुरू हुआ, और धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर में फिर कुछ चेंजेस लाए गए। आगे चल करके अलग अलग एक्ट पारित हुए, उन एक्ट के माध्यम से थोड़े थोड़े चेंजेस आए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट पारित हुआ वो 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ।
इनको चार्टर एक्ट इसलिए कहते थे क्योंकि जो कंपनी का कामकाज है, उस कंपनी के कामकाज और कंपनी के अधिकारों की व्याख्या की जाती थी इन अधिनियमों के माध्यम से। अधिकार दिए या लिए जाते थे, तो चार्टर एक्ट कहते थे इन्हें। इसके माध्यम से 1813 के माध्यम से जो अधिकारों का और स्पष्टीकरण किया गया कंपनी के, उसमें यह साफ साफ कह दिया गया कि भाई देखो, अब ब्रिटिश कंपनी के जो व्यापारिक कार्य हैं वो भी हम समेटेंगे। कैसे समेटेंगे? व्यापारिक कार्य कैसे समेटेंगे? तो व्यापारिक कार्य कैसे समेटेंगे, इसके लिए प्रावधान किया गया कि जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार हैं, चाय को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए। अब कंपनी के व्यापारिक अस्तित्व को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे कि कंपनी के व्यापारिक अस्तित्व को खत्म करके और कंपनी को पूरी तरीके से एक प्रशासनिक संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए और भारत के शासन प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूरा कंट्रोल हासिल हो सके। तो चाय को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए। चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ये दो चीजें छोड़कर चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला रहा और चाय का व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए कंपनी के। इसका मतलब है कि केंद्रीकरण किया जाने लगा धीरे धीरे। जो ब्रिटिश संप्रभुता थी भारतीय प्रांतों पर, ब्रिटिश संप्रभुता का विस्तार किया गया कि जो भी भारतीय प्रांत होंगे अब वो ब्रिटेन की संप्रभुता के अधीन आएंगे। तो ब्रिटेन की संप्रभुता ब्रिटिश प्रांतों पर भारतीय प्रांतों पर हावी होने लगी। इसका विस्तार कर दिया गया, इसकी स्पष्ट घोषणा कर दी गई। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने हमारे संविधान को कनेक्ट किया, वो था भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया। इसको हम लोग कहते हैं कि ये डीपीएसपी जैसा प्रावधान था, नीति निदेशक तत्वों जैसा प्रावधान था, क्योंकि नीति निदेशक तत्व एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं और वेलफेयर स्टेट जनता के हित की बात करता है। तो यहां पर जनता के हित की बात की गई, पढ़ाई पर खर्चा होगा। और हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी लिखा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया था आर्टिकल 45 में। लेकिन जब राज्य नहीं कर पाया तो फिर उसे उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से आर्टिकल 21 क्लॉज ए संविधान में जोड़ दिया गया एक फंडामेंटल राइट के रूप में। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था, आज भी है। आर्टिकल 41 में शिक्षा के बारे में है, आर्टिकल 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के बारे में है। तो शिक्षा के बारे में आज भी डीपीएसपी में मेंशन है, लिखा गया है। तो पहली बार हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के बीज हमें इस एक्ट में दिखलाई पड़ते हैं। बाकी धर्म विभाग की स्थापना की गई पहली बार भारत में, और ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई कि भाई जाओ भारत में फैलाओ और भारत को कमजोर करो, अपना प्रभाव जमाओ। तो ईसाई धर्म के प्रसार की छूट भारत में दी गई। ये 1813 के चार्टर में ये प्रावधान किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चार्टर आया वो 1833 का एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया। इस 1833 के चार्टर एक्ट में अब
1833 के चार्टर एक्ट में अब ब्रिटिश सिस्टम का सेंट्रलाइजेशन हो गया, पूरी तरीके से केंद्रीकरण हो गया। कैसे केंद्रीकरण हो गया? कंपनी का जो व्यापारिक स्वरूप था वो खत्म कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी को एक प्रशासनिक एजेंट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया कि कंपनी ब्रिटेन की सरकार की एक प्रशासनिक एजेंट होगी, कोई कारोबार करने का अधिकार नहीं होगा, केवल ब्रिटेन की सरकार की ओर से भारत में प्रशासन चलाएगी, तो एक प्रशासनिक एजेंट की तरीके से कार्य करेगी। इस तरीके से भारत में ब्रिटिश सत्ता का पूरी तरीके से केंद्रीकरण हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गई पूरी पावर भारत में, क्योंकि जो भी डिसेंट्रलाइजेशन था थोड़ा बहुत वो सब खत्म हो गया। कंपनी को व्यापार करने से मना कर दिया, सारे अधिकार कब्जा कर लिए ब्रिटिश सरकार ने, तो सत्ता का पूरी तरीके से केंद्रीकरण हो गया। केंद्रीकरण हो गया तो भाई जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, क्योंकि कंपनी की घोषणा हो गई कि पूरे भारत पर कंपनी का अधिकार हो गया। तो भारत में जहां जहां ब्रिटिश प्रांत थे अभी तक वो सब बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से रेगुलेट होते थे, अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। और भी छोटे मोटे काम किए गए, हम तो अपने पर्पस की चीजें पढ़ रहे हैं केवल। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ा कदम कह लो उस समय के लिए, मैकाले भारत आया। जो वाइस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चौथा सदस्य जोड़ा गया जिसे विधि सदस्य कहा गया, मेंबर ऑफ लॉ। और मैकाले भारत आया विधि सदस्य बनकर के, और मैकाले ने भारत में आकर विधि आयोग की स्थापना की। इस विधि आयोग ने भारत में कानून बनाने का ड्राफ्ट तैयार किया कि भारत में कौन कौन से कानून बनाए जाने चाहिए। इसके बाद फिर आईपीसी बनी 1860, इंडियन पुलिस एक्ट बना 1861। अब आईपीसी तो बदल चुकी है, बीएनएस हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता, लेकिन इंडियन पुलिस एक्ट आज भी 1861 है, उसे भी बदलने की जरूरत है। तो मैकाले ने आकर के देश में कानूनी ढांचा तैयार करना शुरू कर दिया। हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा सिविल सर्विसेज का सिस्टम, आज भी हमारे एजुकेशन और सिविल सर्विसेज के सिस्टम पर मैकाले का साया देखा जा सकता है। मैकाले के भूत ने हमारा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है, जबकि बहुत जरूरी है उस भूत से मुक्ति पाना, क्योंकि मैकाले ने जो सिस्टम को इन्फोर्स किया वो ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए था, इंडियन इंटरेस्ट के लिए नहीं। हमें इन चीज़ों का इंडियनाइजेशन करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे इंडियन इंटरेस्ट पूरी तरीके से पूरे हो सकें। तो फिलहाल सरकारों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए हैं इस दिशा में। बहुत कोई रिवोल्यूशनरी स्टेप किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक उठाया नहीं, जो हमारी सरकारों की इच्छा शक्ति की कमज़ोरी को दर्शाता है, क्योंकि ब्रिटिश कालीन कानूनों में सुधार तीव्र होने चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश कालीन कानून जिस मानसिकता से बनाए गए, जिस पर्पस से बनाए गए, उनका हमसे अब दूर दूर तक कोई वास्ता फिलहाल नहीं है। एनीवे, वो एनालिटिकल विषय है हमारे लिए। फिर एक प्रावधान इसमें जोड़ा गया कि जो सिविल सेवाओं में नियुक्तियां होंगी, उन नियुक्तियों में जन्म, जाति, वर्ग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हाँ, एक बात देखो, जो विधि सदस्य, जब मैकाले आया तो मैकाले ने विधि आयोग बनाया, और आयोग ने फिर सिफारिशें देनी शुरू की, तो फिर कानून बनने शुरू हुए। आज भी भारत में विधि आयोग स्थापित होता है। विधि आयोग स्थापित करने की परंपरा मैकाले ने ही शुरू की थी।
आज भी कंटिन्यू है, आज भी विधि आयोग बनता है। नियुक्त में ये व्यवस्था की गई उस समय इस अधिनियम में कि सिविल सेवाओं में जब भर्तियां होंगी, नियुक्तियां होंगी, तो उसमें जन्म, जाति, वर्ग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 में इस प्रकार के भेदभाव की मनाही है। हालांकि संविधान में ये आधार सारे नहीं हैं, वर्ग नहीं है, बाकी सारे हैं। यहां पर जन्म भी नहीं है। संविधान में लिखा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अब ये मेंशन है, लेकिन उस समय ये मेंशन था 1833 में। तो हम कह सकते हैं कि पहली बार जो फंडामेंटल राइट के बीज हैं, मूलाधिकारों के बीज हैं, वो इस 1833 के एक्ट में हमें दिखलाई पड़ते हैं, 1833 के एक्ट में हमें नजर आते हैं। 1833 के एक्ट के बाद, अच्छा ये 2 बार हो गया। 1833 के एक्ट के बाद 1853 का एक्ट आया, और इस 1853 के एक्ट के दौरान एक बड़ी विरोधाभासी स्थिति विद्यमान थी। विरोधाभासी स्थिति इसलिए विद्यमान थी क्योंकि कंपनी व्यापारिक अस्तित्व खो चुकी थी। कंपनी अपने व्यापारिक अस्तित्व को जिंदा करना चाहती थी, जो संभव नहीं था, लेकिन फिलहाल बहुत पुरजोर कोशिश कर रही थी। ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि हम अपने कंट्रोल को और मजबूत करें और कठोर करें, जिससे भारत को और लूट सकें। तो वो अपने एक नए अप्रोच और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही थी। तो इस विरोधाभासी द्वंद के अधीन 1853 का एक्ट पारित हुआ। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल का जो कार्यकारी और विधायी कार्य है वो अलग कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल था उसका कार्यकारी और विधायी कार्य अलग कर दिया गया। फ्रैक्चर का चिन्ह है बेसिकली मेडिकल साइंस में, मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि भाई अलग हो गया, फ्रैक्चर हो गया। कार्यकारी और विधायी कार्य को अलग कर दिया गया गवर्नर जनरल के। और पहली बार हमारे देश में एक विधायी परिषद की स्थापना की गई, इसलिए हमने यहां लिखा था 1853 से विधायी परिषद बनी। अब इसका मकसद ये था कि भारत के लिए कानून भारत में ही बनाया जाए, वरना संसद ब्रिटेन की थी, लंदन से बन के आते थे कानून। तो ये तय हुआ कि भारत में ही कानून बने, विधायी संस्था का विकास भारत में ही किया जाए। तो विधायी परिषद की शुरुआत कर दी गई। योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली की शुरुआत हुई कि जो भी भर्ती होगी उस भर्ती में योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी। तो पहले कैसे होती थी? पहले जो भर्ती प्रणाली थी उसको पैट्रनेज सिस्टम कहते थे, संरक्षण की प्रणाली कहते थे। पैट्रनेज सिस्टम का आशय था कि भर्तियों में परिवारवाद, भाई भतीजावाद, वंशवाद को महत्व दिया जाता था। जो करीबी लोग होते थे ऊंचे पदों पर बैठे हुए, उन करीबी लोगों को नियुक्त करके भेज दिया जाता था। तो यह निर्णय लिया गया कि भर्तियों में अब भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वंशवाद इनकी समाप्ति की जाएगी और योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी। कैसे की जाए? फिर मैकाले याद आए सबको। मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई 1854 में। मैकाले ने सिफारिश की कि योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली भारत में कैसे होनी चाहिए। ब्रिटेन और भारत में लगभग साथ साथ शुरू हुई। ब्रिटेन में 1 साल पहले शुरू हो गई। ब्रिटेन में नॉर्थ कोर्ट ट्रेवेलियन कमेटी बनाई गई थी, भारत में मैकाले कमेटी बनाई गई। दोनों ने कैसे योग्यता प्रणाली को लागू किया जाए, दोनों ने रिकमेंडेशन दी। ब्रिटेन में भी पैट्रनेज सिस्टम था, तो वहां खत्म होकर के मेरिट सिस्टम आया, योग्यता प्रणाली आई। और भारत में भी पैट्रनेज सिस्टम था ही, ब्रिटेन ने कंटिन्यू कर रखा था, तो उसको खत्म करके यहाँ भी मेरिट बेस्ड सिस्टम, योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली की शुरुआत हुई। और मैकाले ने जो रिकमेंडेशन दी, उस रिकमेंडेशन के आधार पर पहली बार भारत के लिए भर्ती प्रणाली लंदन में 1855 में आयोजित की गई। और फिर वो क्रम आगे सिलसिला जारी रहा और भारत में पहली बार भर्ती परीक्षा 1922 में आयोजित कराई गई। और भारत में उस परीक्षा को आयोजित कराने के लिए 1926 में पहली बार एक
आयोग बनाया गया, जिसको आज हम लोग यूपीएससी के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से ये क्रम धीरे-धीरे विकसित हुआ योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली का। लेकिन योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली के लिए जो रूपरेखा मैकाले ने बना दी थी, उस मैकाले की रूपरेखा के आधार पर ही भर्ती प्रणाली कंटिन्यू रही। 1979 तक, यानी 1979 में हमने चेंज किया पहली बार ठीक ढंग से। प्री का स्टेज हमने लागू किया, क्योंकि उसके पहले 15,000 16,000 फॉर्म आते थे। पूरे यूपीएससी में आईएएस के एग्ज़ाम के लिए 15,000 16,000 फॉर्म आते थे। जब 70 का दशक शुरू हुआ तो फॉर्म आने की संख्या, फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या 20,000 22,000 हो गई। तब चिंता होने लगी कि हे भगवान! इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कैसे हम कॉपी चेक करेंगे? क्योंकि पहले प्री नहीं होता था, रिटन होता था। तो फिर कोठारी कमेटी बनाई गई और कोठारी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि भई प्री कराओ, पहले छाँट दो सबको और फिर कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उनकी कॉपी चेक करो। तो जो पहला चेंज आया ठीक ढंग से वो कोठारी कमेटी की रिपोर्ट के बाद आया। लेकिन मैकाले की जो आत्मा थी वो बनी रही हमारे सिस्टम में, कमोबेश आज भी है। तो इस तरीके से ये भर्ती प्रणाली की नींव मैकाले की ही देन थी। फिर 1858 में हम लोग जानते हैं, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया और उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को यद्यपि अंग्रेज दमन करने में सफल रहे, क्योंकि एक एकीकृत और संगठित प्रयास देश में नहीं हो सका। देश के लोगों ने ही अपने लोगों का साथ नहीं दिया। बाकी वो कहानियाँ अनंत हैं। तो इसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अब कंपनी के माध्यम से भारत में सरकार चलाना संभव नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लेना चाहिए। जब कंपनी ने यह तय किया कि भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लेना चाहिए, तो फिर 1858 में एक नया एक्ट पारित किया गया और उस 1858 के एक्ट के बाद ये जो स्ट्रक्चर हमने बताया था, ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो गया। एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एक नई संरचना डेवलप हुई, जो 1947 तक भारत की स्वतंत्रता तक बनी रही। यद्यपि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते रहे, परिवर्तन आते रहे। क्या परिवर्तन आया 1858 से? 1858 से क्या परिवर्तन आया? 1850 से जो चेंज आया भारत के लिए, उसमें ब्रिटेन में एक भारत मंत्री बनाया गया। इसको मैं ताज लिखता हूं, संसद यहां लिख देता हूं, ब्रिटेन में। फिर प्रधानमंत्री है यहां और भारत मंत्री है। ये स्ट्रक्चर ब्रिटेन में बन गया। ब्रिटेन में एक जो अब तक नियंत्रक मंडल, निदेशक मंडल था, सब खत्म हो गया। अब ब्रिटेन में एक भारत मंत्री की नियुक्ति की गई। उसको हमने इस सर्कल में इसलिए लिखा क्योंकि वो ब्रिटेन की मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। स्वाभाविक सी बात है, मुखिया प्रधानमंत्री होता था और यह प्रधानमंत्री की ओर से ताज के प्रति, ब्रिटेन के ताज के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता था। जैसे आज हमारे यहाँ सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में। और यह संपूर्ण मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हुआ करती थी। ये उसी तरीके से जैसे आज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। यह परिवर्तन ब्रिटेन में कर दिया गया। भारत में क्या किया गया? भारत में अब गवर्नर जनरल को हटा दिया गया, वायसराय का पद बना दिया गया। वायसराय की एक कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, उसकी अपनी, और इसके अलावा जो प्रांत हुआ करते थे, गवर्नर होते थे, प्रांतों के गवर्नर होते थे। गवर्नर के अधीन भी विधायी
परिषद बना दी गई और दूसरी ओर मंडलायुक्त का पद 1826 में पहली बार बनाया गया था और इसके नीचे कलेक्टर का पद जो 1772 में बनाया जा चुका था। वायसराय के अधीन विधायी परिषद अलग होती थी और न्यायपालिका तो अलग थी ही। संघीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इस तरीके का एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको। बारीकियां बहुत सारी थी लेकिन उन बारीकियों में ले जाना हमारा पर्पस नहीं है। आपको मोटा मोटा स्ट्रक्चर इस तरीके का क्रिएट हो गया। यानी जो पहले रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट ने मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाया था वो 1858 के पहले तक था। 1858 से वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटेन ने अपने हाथों में ले लिया। वायसराय, जिसको हम लोग ताज का एजेंट कहते थे, ताज के एजेंट ने शासन अपने हाथों में ले लिया और उसके माध्यम से शासन चलाया जाने लगा। फिर अब यह कोशिश की गई कि भाई जो भारत में विधायी परिषद बनाई गई है उस विधायी परिषद को मजबूती दी जाए, उसको शक्ति दी जाए, उसको पावरफुल बनाया जाए, जिससे बार बार लंदन कानून न बनाए भारत के लिए, भारत में कानून स्वयं बने। तो इसके लिए इंडियन काउंसिल एक्ट बनाए गए, भारतीय परिषद अधिनियम कहते हैं या इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। सबसे पहले 1861 का कानून बना और 1861 के कानून में पहली बार अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई। छह माह तक वैध होता था। अगर विधायी परिषद विधि बनाने के लिए उपलब्ध नहीं है तो वायसराय को अधिकार दिया गया कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और आज भी अध्यादेश की पावर भारतीय संविधान में शामिल है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो ये अध्यादेश की पावर आज भी कंटिन्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी नींव 1861 के अधिनियम में दिखलाई पड़ती है। इसके बाद जो विधेयक होंगे उन विधेयकों पर गवर्नर की अनुमति तो अनिवार्य कर ही दी गई थी। गवर्नर जनरल अब वायसराय की अनुमति अनिवार्य कर ही दी गई थी कि भाई उसकी अनुमति से कोई कानून तो बनेगा नहीं। यह निर्णय लिया गया कि भारतीयों को संलग्न किया जाए विधायी कार्यों में, कैसे भी करके धीरे धीरे जोड़ा जाए, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार को भारत में लंबे समय तक बने रहना है। तो जब तक भारतीयों को हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी तब तक बने रहना संभवतः मुश्किल होगा। तो इसलिए अधिकार दिया जाए शामिल करने का भारतीयों को। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया। 1892 के एक्ट में भी भारतीयों को और ज्यादा संलग्न करने का प्रावधान किया गया। नंबर हर एक्ट में थोड़े थोड़े बढ़ाते रहे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया कि विधायी परिषद में इनडायरेक्टली लोगों को इलेक्ट किया जाए। विधायी परिषद में भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। अभी तक बजट शुरू हो गया था, 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया, लेकिन भारतीयों को सवाल पूछने के अधिकार नहीं होते थे। पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार मिला भारतीयों को। बजट पर चर्चा का अधिकार मिला भारतीयों को। इसके पहले भारतीयों को न तो बजट पर चर्चा का अधिकार था न तो सवाल पूछने का अधिकार था। लेकिन 1892 के एक्ट में इस तरीके के अधिकार प्रोवाइड किए गए। आज जिसको हम लोग प्रोविंशियल सिविल सर्विस कहते हैं, पीसीएस कहते हैं ना, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, तो प्रोविंशियल सिविल सर्विस का गठन पहली बार इसी एक्ट में किया गया। और जो डिप्टी एसपी का पद, क्योंकि पुलिस का पद आपके लिए आकर्षक होता है, तो जो डिप्टी एसपी का पद बनाया गया वो इसी एक्ट के बाद 1902 में पहली बार डिप्टी एसपी का पद सृजित किया गया।
तो पुलिस की जो हायरार्की बनाई गई, पुलिस अधीक्षक और डीआईजी, आईजी, ये 1861 के एक्ट में बनाया गया। मंडलायुक्त 1826 में बनाया गया। कलेक्टर 1772 में ही बना दिया गया था। तो पीसीएस प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, इसलिए मैंने बता दिया इन सारी बातों के बारे में। ये सारे प्रशासनिक पद कब बनाए गए, बहुत सारी बातें, लेकिन उधर अध्ययन कराना हमारा पर्पज नहीं है आपका। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ये प्रावधान किए गए। फिर 1909 का एक्ट आया, 1909 का एक्ट आया, जिसको मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। सॉरी, मॉर्ले ये भारत मंत्री था उस समय, और मिंटो यहाँ का वायसराय था भारत का। दोनों ने मिल करके इसकी योजना तैयार की थी, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। बुराई इसकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी थी। भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। हर एक्ट में भारतीयों की संख्या विधायी परिषद में बढ़ाई जाने लगी, संख्या बढ़ाई गई। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण कार्य था विधायी क्षेत्रों के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जो आज प्रश्नकाल होता है संसद में, क्वेश्चन आवर होता है, वो 1892 से शुरू हुआ, 1892 से शुरू हुआ। लेकिन हम लोग जानते हैं जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, उन पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन पहली बार सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार 1909 में मिला। सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा नहीं हो सकती थी, प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे, लेकिन 1909 के एक्ट में सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा सकते थे, चर्चा हो सकती थी। ये सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए गए। लेकिन एक बेहद खतरनाक, दूरगामी, विनाशकारी कदम उठाया गया, और वो था सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। कम्युनल इलेक्शन की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब ये है कि ये तय किया गया कि मुस्लिम वर्ग के लिए अलग निर्वाचन होगा, अलग से मतदाता सूची तैयार होगी जिसमें केवल मुस्लिम शामिल होंगे। केवल मुस्लिम प्रत्याशी ही उस क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। गैर मुस्लिम ना तो चुनाव लड़ेंगे, ना गैर मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। देश के विभाजन करने के लिए एक वैधानिक नींव यहीं स्थापित कर दी गई, कानूनी नींव यहीं स्थापित कर दी गई। आगे चलकर 1919 का अधिनियम आया। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय भारत मंत्री हुआ करता था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय हुआ करता था। इन दोनों ने मिल करके योजना तैयार की और 1919 एक्ट का पूरा फॉर्मेट तैयार हुआ। इस 1919 के एक्ट में आपके काम की चीज़ समझने के लिए यह है कि अखिल भारतीय सेवा को पहली बार यहाँ आइडेंटिफाई किया गया। उस समय आधा दर्जन से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं हुआ करती थी। 1918 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ और 1919 के अधिनियम में इसे मान्यता दी गई। तो अखिल भारतीय सेवाओं को चिन्हित किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही इस अधिनियम की कि इसने हमारे देश में उत्तरदायी शासन की नींव स्थापित की। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की नींव स्थापित की। कैसे की अभी बताते हैं। बाकी छोटे छोटे प्रावधान बहुत हुए। अभी तक महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन पहली बार भारत में महिलाओं को मताधिकार दिया गया, सीमित अर्थों में ही सही, लेकिन प्रदान किया गया। जो महालेखा परीक्षक है, जिसको आज हम लोग सीएजी कहते हैं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं, सीएजी की शक्तियों में विस्तार किया गया। आगे चल करके ये तय किया गया कि भर्ती अब भारत में आयोजित होगी। इसके लिए आगे कदम उठाए जाएंगे।
इसके लिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखा गया। भारत के लिए भारतीय संविधान बनाएंगे, इसके लिए 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा, जो साइमन कमीशन के रूप में भारत आया और पहले ही आ गया, बिना भारतीय सदस्य के आ गया, इसलिए उसका विरोध हुआ इत्यादि। ये सारी बातें इसमें वर्णित की गई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है वह है उत्तरदायी शासन प्रांतों में। प्रांतों में उत्तरदायी शासन का मतलब यह है कि प्रांत में उत्तरदायी और द्वैध शासन दोनों की शुरुआत हो गई। इसको समझो कैसे शुरुआत हो गई। जो प्रांतों में गवर्नर होता था, प्रांतों के गवर्नर के अधीन आने वाले विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को कहते थे आरक्षित विषय, रिजर्व्ड, और दूसरे को कहते थे हस्तांतरित विषय। ट्रांसफर्ड। गवर्नर के अधीन आने वाले विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को आरक्षित विषय कहा गया, दूसरे को हस्तांतरित विषय कहा गया। आरक्षित विषय जितने महत्वपूर्ण विषय थे वो सब आरक्षित में शामिल होते थे। इसमें गवर्नर निर्णय लेता था, गवर्नर के द्वारा निर्णय लिया जाता था, लेकिन गवर्नर जो निर्णय लेता था उस निर्णय के प्रति वो कहीं भी जिम्मेदार नहीं होता था। कोई उत्तरदायित्व नहीं था उसका इस निर्णय के प्रति। पूरा अधिकार था, जैसे पुलिस, जेल, कानून व्यवस्था, जितने ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे ये सब आरक्षित विषय थे, जिसमें गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद, प्रांतों में गवर्नर की भी कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, वो उससे राय लेता था और निर्णय लेता था। अगर जवाब देना होता था तो वायसराय को देता था। जो हस्तांतरित विषय था, हस्तांतरित विषय में भी गवर्नर निर्णय लेता था, लेकिन अब यहां चेंज कर दिया गया। गवर्नर द्वारा निर्णय भारत मंत्री की सहायता से, या भारत मंत्री ने किसी भारतीय मंत्री, ऐसे लिख देते हैं, किसी भारतीय मंत्री की सहायता से। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रांतों में गवर्नर होता था, उस गवर्नर के सहायता के लिए किसी भारतीय व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता था। किसी भारतीय व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता था, और वो मंत्री, जैसे आज है, मंत्री राज्यपाल को सलाह देता है राज्यों में, भारत सरकार के स्तर पर मंत्री प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति और राज्यपाल सरकार चलाते हैं संवैधानिक रूप से। व्यवहार में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसी ही व्यवस्था यहाँ थी, यानी उत्तरदायी और संसदीय शासन की नींव एक तरीके से स्थापित हुई। तो गवर्नर निर्णय लेता था, एक भारतीय मंत्री नियुक्त किया जाता था हर मामले में, और जो गवर्नर के द्वारा निर्णय लिया जाता था, इस निर्णय के लिए गवर्नर पूरी मंत्रिपरिषद के साथ जो प्रांत की विधायी परिषद थी, उस विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था। जैसे आज प्रधानमंत्री पूरी मंत्रिपरिषद के साथ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यों में मुख्यमंत्री पूरी मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जानते हैं हम लोग आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 राज्यों के लिए संविधान में ये व्यवस्था है, 75 और 164 में। वैसे ही व्यवस्था, कुछ लगभग वैसी ही व्यवस्था बनाई गई कि जो प्रांतों में गवर्नर निर्णय लेगा,
भारतीय मंत्री की सहायता से ऐसे निर्णयों के लिए वो जो प्रांत की विधान परिषद है, उस प्रांत की विधान परिषद के प्रति वह उत्तरदायी होगा। कौन-कौन से विषय आएंगे? स्थानीय शासन, यानी जो लोकल इंपॉर्टेंस के विषय थे, स्थानीय महत्व के विषय थे, वो इसमें शामिल हो गए। स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य इत्यादि ऐसे विषय, शिक्षा जैसे विषय हस्तांतरित विषय में शामिल हो गए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में शामिल हो गए। इसको कहते हैं प्रांतों में द्वैध शासन। इसको कहते हैं प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन का अर्थ हुआ कि जो प्रांतीय व्यवस्था, प्रांतों में विषय थे, सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया गया। द्वैध, दोहरा, एक आरक्षित विषय जहां गवर्नर खुद फैसला लेता था, मेरी मर्जी, जैसा वो चाहे, कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन दूसरा जो हस्तांतरित विषय थे, वहां गवर्नर मेरी मर्जी नहीं चला सकता था, वहां भारतीय मंत्री की सहायता से निर्णय लेना होता था। कोई भारतीय व्यक्ति मंत्री बनाया जाता था, उसकी सहायता से निर्णय लेना होता था, और उस निर्णय के लिए प्रांत की विधायी परिषद के सामने जवाबदेही तय होती थी, उत्तरदायित्व तय होता था। तो यहां मेरी मर्जी नहीं थी हस्तांतरित में, आरक्षित में मेरी मर्जी थी। तो जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, पुलिस, जेल, कानून, ये सब, तो वो आरक्षित विषय के रूप में रख लिए गए, रिजर्व कैटेगरी में आ गए, और जो लोकल इंपॉर्टेंस के टॉपिक हुआ करते थे वो ट्रांसफर्ड कैटेगरी में आ गए। इस तरीके की व्यवस्था, इसी को द्वैध शासन कहते हैं, डायआरकी कहते हैं। क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं विगत वर्षों में, डायआरकी पर सवाल आते हैं। अक्सर पूछा गया है कि कौन कौन से विषय हस्तांतरित थे या आरक्षित थे, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर यदाकदा प्रश्न बने हैं। ये 1919 का एक्ट था। इसके बाद फिर इसी एक्ट के ही अनुसरण में कुछ अच्छे काम हुए। 1922 में पहली बार भारत में सिविल सेवाओं में भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज में आयोजन किया गया। 1926 1 अक्टूबर 1926 को एक लोक सेवा आयोग बनाया गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। 1935 में इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कह दिया गया, संघीय लोक सेवा आयोग कह दिया गया, और 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसी को संघ लोक सेवा आयोग कह दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कह दिया गया। और आज भी यूपीएससी अपना 100वां वर्ष 1926 के आधार पर ही मना रहा है। अभी यूपीएससी ने 100 वर्ष पूरे किए ना 1 अक्टूबर को, तो यूपीएससी ने जो 100 वर्ष पूरे किए वो 1926 से कंटिन्यू करके पूरे किए, यानी आत्मा आज भी अंग्रेजी है। क्योंकि हमें तो 100 वर्ष 1950 से गिनने चाहिए थे, हमें तो 75वां वर्ष मनाना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2025 को हम यूपीएससी का 75वां वर्ष मनाते तो अच्छा लगता, खुशी होती। लेकिन 75वां नहीं, 100वां मनाया। क्यों? ब्रिटिश आत्मा है, ब्रिटिश भूत ने पीछा नहीं छोड़ा है, ब्रिटिश आत्मा का समापन नहीं हुआ है। ये चिंता का विषय है हमारे लिए। हमारी संस्थाओं का इंडियनाइजेशन होना जरूरी है, भारतीयकरण होना जरूरी। तो फिलहाल यूपीएससी के बारे में इसके आगे कुछ भी नहीं कहूंगा। 1935 का अधिनियम आया, जिसको भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। लेकिन हाँ, यूपीएससी को अपनी गोपनीयता त्यागनी चाहिए, और गोपनीयता त्याग करके और पारदर्शी व्यवस्था अपनानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। 1 साल बाद आंसर शीट जारी करना, 1 साल बाद प्री के नंबर बताना, ये ब्रिटिश मानसिकता का ही परिचायक है, ये अच्छी बात नहीं। एनीवे, 1935 भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। ये ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा अधिनियम था, क्योंकि अब अंग्रेजों के लिए लग रहा था कि भारत में शासन चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लगातार एक्ट तो बनाए जा रहे थे। क्यों बनाए जा रहे थे बार बार एक्ट?
हमने पढ़ा 1861, 1892, 1909, 1919। ये कानून बनाए क्यों जा रहे थे? ये कानून इसलिए बनाए जा रहे थे जिससे भारत में विधायी परिषद को मजबूत किया जाए, विधायी कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाए। भारत के जो नेता आंदोलनरत हैं, उनको इधर कन्वर्ट किया जाए, इधर मोड़ा जाए, और जिससे वे ब्रिटिश सरकार को चुनौतियां ना दें, बल्कि भारत में शासन प्रशासन के कार्यों में संलग्न हो, तो भारत में ब्रिटेन का शासन लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएगा, चल पाएगा। लेकिन स्थितियां विषम हो चुकी थी, क्योंकि साइमन कमीशन 10 साल के पहले आ गया। 1919 के अधिनियम में कहा था कि 10 वर्ष बाद एक कमीशन बनाया जाएगा, 10 वर्ष से पहले बना दिया गया। कमीशन इसलिए बनना था कि भारत के लिए भारतीय संविधान बना सकते हैं या नहीं। जब साइमन कमीशन आया तो किसी भारतीय मेंबर को भी अपॉइंट नहीं किया गया, भारतीयों को बताया भी नहीं गया, नाराजगी हुई, भारत में इसके प्रति विरोध हुआ, साइमन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय जैसे नेता का देहांत भी हुआ, तमाम ऐतिहासिक घटनाक्रम घटे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे जो नेता थे, क्रांतिकारी विचारों वाले नेता थे, उनका उदय भी हो चुका था। और जो लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1929 में दिसंबर में, उस लाहौर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू इन सब ने मिल करके यह तय किया कि हमें पूर्ण स्वराज्य से कुछ भी कम नहीं चाहिए। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और 26 जनवरी 1930 से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया गया। अंग्रेजों को लगा ये तो बड़ा घातक है हमारे लिए। फिर उसी समय गांधी जी का दांडी मार्च हुआ, फिर गांधी की इरविन से बात हुई, इरविन वायसराय था उस समय, इरविन से बातचीत हुई, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। फिर 3 गोलमेज सम्मेलन भारतीय नेताओं को बुला बुला करके अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाई, गोलमेज सम्मेलन करवाए गए। पर्पज़ ये था कि किसी तरीके से भारतीयों को जो धीरे धीरे उग्रता की तरफ बढ़ रहे हैं उनको उनके साथ संवाद कायम किया जाए, उनकी उस उग्रता को डाइल्यूट किया जाए, उन्हें विधायी कार्यों में और शासन के कार्यों में, अब केवल विधायी नहीं बल्कि शासन के कार्यों में शामिल किया जाए, उन्हीं के द्वारा निर्वाचित सरकारें बनाई जाएं, उनको सरकार बनाने और चलाने में शामिल कर दिया जाए, जिससे भारतीयों के मन में ब्रिटिश के प्रति जो बढ़ता हुआ रोष है उस रोष को कम किया जा सके शासन प्रशासन में हिस्सेदारी देकर के। तो एक इस लंबी सोच के अधीन, एक भविष्यलक्षी सोच के अधीन अंग्रेजों ने ये कानून बनाया। इसलिए ये कानून बड़ा था, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी इस कानून में, और उदार नजरिए का बनाया गया कानून था। उदार नजरिया का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे थे, लुटेरे थे, भारत को लूटने आए थे, लेकिन उदार इस नजरिए से कि भारत में शासन व्यवस्था बनाने और चलाने में भारतीयों को योगदान दिया जाए, भारतीय कंट्रीब्यूट करें, इस पर्पस से इसमें बहुत सारे उदारवादी प्रावधान किए गए। जैसे उदाहरण के तौर पर जो ब्रिटेन है वो यूनिटरी स्टेट है, एकात्मक राज्य है। एकात्मक राज्य उसे कहते हैं जहां प्रांतों को सरकार बनाने और चलाने की आज़ादी नहीं होती, केवल एक सत्ता होती है, वो है केंद्रीय सत्ता। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एकात्मक राज्य में आते हैं। तो ब्रिटेन भी यूनिटरी स्टेट था, एकात्मक राज्य था। लेकिन जब भारत में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया तो भारत को संघीय घोषित कर दिया गया, फेडरल घोषित कर दिया गया। फेडरल घोषित करने का आशय यह है कि भारत में प्रांतों की अलग सरकारें बनेंगी, वहां मुख्यमंत्री बनेंगे और वो सब मिलकर काम करेंगे, और केंद्र में अलग सरकार बनेगी, सरकारें अलग अलग चुनी जाएंगी, दोहरी शासन व्यवस्था होगी। तो फेडरल प्रणाली, संघीय प्रणाली की स्थापना की गई। अंग्रेजों ने उदारता का पहला परिचय दिया, वरना सारी सत्ता केंद्र में कंट्रोल्ड करके रखते। लेकिन उन्हें पता था कि अगर ऐसा कंट्रोल करेंगे तो देश में बहुत सारी फोर्सेस जन्म ले रही हैं, अंग्रेजों को विरोध का फिर सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि प्रांतों में भी अलग अलग सरकार बना दो, सबको मौका दे दो, सब चुनाव लड़ें, सरकार बनाएं, सब उसी में बिजी रहें, उनका राज कायम रहे। तो कोई अच्छी नीयत से नहीं,
अपना राज कायम करने की नीयत से ही बनाया उन्होंने, लेकिन एक बड़ा कानून बनाया और अच्छे प्रावधानों वाला कानून बनाया। फेडरल प्रणाली की शुरुआत की गई, संसदीय प्रणाली की शुरुआत की गई। आज ये सारे लक्षण हमारे संविधान में हैं, सारे लक्षण हमारे संविधान में हैं। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई, 2 सदन होंगे। आज भी द्विसदनीय विधायिका है, कुछ लक्षण लिख ले रहे हैं, बाकी की आवश्यकता नहीं है। द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। केंद्र एवं प्रांतों के मध्य विषय का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र सूची, प्रांतीय सूची, इस तरीके से विषय बना दिए गए। आज जैसे 7th शेड्यूल है उसी तरीके से, और विषयों का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र में लोक सेवा आयोग तो पहले बनाया जा चुका था 1926 में। प्रांतों के लिए अलग लोक सेवा आयोग, जैसे आज यूपी का, एमपी का, राजस्थान का, तमिलनाडु का, केरल का, अलग अलग लोक सेवा आयोग है। तो ऐसे प्रांतों में लोक सेवा आयोग के गठन का अलग प्रावधान कर दिया गया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। बर्मा, जो आज म्यांमार है, को भारत से अलग कर दिया गया, इत्यादि बहुत सारे प्रावधान किए गए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जारी किया गया। वायसराय गवर्नर प्रांतों के गवर्नर को कुछ निर्देश दे सकता था, उसको आज के नीति निर्देशक तत्वों जैसा प्रावधान कहते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम में 235 धाराओं में, 231 धाराओं में, 231 सेक्शन, सॉरी 321 231 नहीं, 321 धाराओं में और 10 अनुसूचियों में जो व्यापक प्रावधान किए गए, हमने उनमें से अधिकांश प्रावधानों को, हार्डग्रेव कहते हैं, हार्डग्रेव कहते हैं कि भारतीय संविधान में लगभग 150 अनुच्छेद ऐसे हैं। ओरिजिनली भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, अब बढ़ गई है संख्या। तो हार्डग्रेव कहते हैं कि भारतीय संविधान में जो लगभग 150 अनुच्छेद हैं, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे कंटिन्यू किए गए हैं, सीधे लिए गए हैं। इतना बड़ा इंपैक्ट है इस अधिनियम का। नेहरू रिपोर्ट 1928 साइमन कमीशन के विरोध में आई थी कि भारत के लिए भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं, और बनाएंगे तो हम क्या बातें लिखेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, वह नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को मिलाकर यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग इन्हीं 2 प्रावधानों पर आधारित है, इन्हीं 2 प्रावधानों पर आधारित है। और इस तरीके से ये भारत सरकार अधिनियम भारतीय संविधान के निर्माण में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इसने प्ले किया। 150 अनुच्छेद लगभग भारतीय संविधान में समाहित है, 35 के प्रभाव के अधीन, ये एक बड़ी बात है। तो कंटिन्यूएशन में ये सत्ता कंटिन्यू रही। फिर अंतिम जो कानून अंग्रेजों ने बनाया 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बन गए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई और 2 देश अलग अलग बंट गए, और फिर आगे चल करके हमने अपना संविधान बनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और संविधान लागू होते ही ये जो 1935 का अधिनियम था और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, ये खत्म हो गया। 1935 के अधिनियम का जो प्रभाव था, 1935 के अधिनियम का जो प्रभाव था, वो 25 जनवरी 1950 तक था। जब 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हुआ तो 1935 का अधिनियम लागू होना बंद हो गया। तो इस तरीके से जो भारत में ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण हुआ, वो उस हस्तांतरण में एक कंटिन्यूएशन है, और इसीलिए भारतीय शासन प्रणाली में आज भी ब्रिटिशकालीन लक्षण स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं। तो प्री में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से,
लेकिन मेन एग्जामिनेशन में भी इन अधिनियमों की विशेषताओं पर यदाकदा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हमने जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनकी चर्चा हमने यहाँ पर कर ली है, जो हमारे संविधान को इम्पैक्ट करते हैं, जो हमारे संविधान को प्रभावित करते हैं। बाकी तो हमने बताया अध्ययन का दायरा और भी स्कोप उसका और भी बढ़ सकता था, बड़ा हो सकता था, लेकिन फिर वो हमारे लिए संवैधानिक सीमा से बाहर चला जाता। इसलिए बच्चों हमने ये जो डिस्कशन है ये आपके लिए उस संवैधानिक सीमा में ही रखा है। ऐतिहासिक नज़रिए से आप और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। हम लोग जब फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं और पढ़ते हैं। तो ये भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास है। उम्मीद है ऐतिहासिक विकास की यात्रा आपको समझ में आई होगी। हमने कुछ घटनाक्रमों के साथ कनेक्ट करके उनको बताने की कोशिश की, और ये जितने भी एक्ट, ये सारे एक्ट बनाए गए हैं, उनका पर्पज़ यही था कि भारत में एक कानूनी ढाँचा, जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन कानूनी ढाँचा है, वो स्थापित किया जा सके और धीरे-धीरे उसे रूल ऑफ लॉ में कन्वर्ट किया जा सके। कानून का राज जिसे हम कहते हैं, रूल ऑफ लॉ को अलग तरीके से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। वो डेफ़िनिशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो एवी डाइसी ने प्रतिपादित की है, दी है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बुक में। लेकिन मोटे तौर पर हम कहते हैं भी कानून का राज कायम रहना चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने ये जो व्यवस्था अपनाई भारत में, अलग-अलग कानूनों के निर्माण से एक लंबा कानूनी डेवलपमेंट रहा। ये डेवलपमेंट इसीलिए रहा जिससे भारत में रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन स्थापित किया जा सके। विधि निर्माण के इस दौर में उतार-चढ़ाव आए हैं, बुराइयाँ भी रहीं, जैसे हमने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति पढ़ा और उस सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार 1919 में हुआ। सिखों और अन्य क्षेत्रों तक विस्तार कर दिया गया। 1935 के एक्ट में भी हुआ। महिलाओं, मज़दूरों और यहाँ तक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीति थी बाँटो और राज करो। तो ये एक नेगेटिव ग्रोथ थी कानूनों में जो दिखलाई पड़ती है, क्योंकि ये भारत को तोड़ने वाली ग्रोथ थी। बाकी जो डेवलपमेंट हुए वो डेवलपमेंट पॉजिटिव डायमेंशन वाले डेवलपमेंट थे, और यही कारण है कि उन डेवलपमेंट ने भारत के संविधान को भी प्रभावित किया, और आज भी हमारी भारतीय शासन और प्रशासन व्यवस्था ब्रिटिश कालीन नींव पर ही आधारित है। यदि मैं ये कहूँ कि आज का भारतीय शासन और भारतीय प्रशासन, यहाँ तक कि हमारा भारतीय संविधान ब्रिटिश कालीन छाया से मुक्त नहीं है, तो यह अतिशयोक्त भी नहीं है। भारतीय शासन और प्रशासन व्यवस्था में ब्रिटिश कालीन नियमों कानूनों की जड़ें बड़ी गहरी जमी हैं, और भारतीय संविधान के निर्माण को भी इसने प्रभावित किया है। हालांकि ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव हमारे गवर्नेंस और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कल्चर को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता रहा है। किंतु ये आज के गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ब्रिटिश कालीन गवर्नेंस था वो पुलिस स्टेट था, जहां राज्य एक नियामक रोल प्ले करता था, नियंत्रक था। राज्य हमारी गतिविधियों को कंट्रोल करता था, हमें आज़ादी नहीं देता था। लेकिन अब आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारे अधिकार प्रमुख हैं। राज्य हमारे अधिकारों को संरक्षण देता है, न कि हनन करता है। हमें विकास के पर्याप्त अवसर देता है। इसलिए हम विकास की गति को तीव्र तभी कर पाएंगे, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद 75 ईयर्स हो गए, और जब संविधान लागू किया जा रहा था तो पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा कि यह संविधान सफल तभी होगा जब इस देश के लोगों की आंखों में आंसू नहीं होंगे, लोगों के पेट में भोजन होगा, तन पर कपड़ा होगा, सर पर छत होगी और आंखों में आंसू नहीं होंगे, तभी यह संविधान सफल कहा जाएगा। अगर इस कसौटी पर हम संविधान को कसें, यद्यपि हमने काफ़ी प्रगति की है, क्योंकि उस समय लिटरेसी रेट 14% था, गरीबी बेहद ज़्यादा थी, 70% से ज़्यादा लोग गांव में रहते थे, तो तमाम सारी बातें, लेकिन धीरे धीरे हमने प्रगति की है। लेकिन यह भी सच है कि आज ऐसे लोग हैं जिनको यदि सरकार भोजन न दे तो भूखे पेट सोने के लिए विवश होना पड़ेगा, यदि सरकार उन्हें सहायता न दे, भोजन न दे, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं।
आज भी पीड़ा से लोगों को मुक्ति नहीं मिली है। न्यायालय में 5.25 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। विधि आयोग कहता है कि अगर ऐसी इसी दर से केसेस निपटाए जाएं तो 464 साल से ज़्यादा लगेंगे सारे केसेस को ख़त्म करने में। अकेले सुप्रीम कोर्ट से में 90,000 से ज़्यादा लोग अपने न्याय पाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो न्याय पाने की पीड़ा अलग है। शासन और प्रशासन में जो ब्रिटिश कालीन कार्य संस्कृति के लक्षण हैं, वर्क कल्चर है, वो आज भी विद्यमान है 75 ईयर्स बीत जाने के बाद भी। इसीलिए आपका जो पेपर 4 है जीएस का एथिक्स, उसमें एक वर्क कल्चर टॉपिक शामिल किया गया है। जीएस के पेपर 4 में वर्क कल्चर एक टॉपिक शामिल किया गया है। उसके पीछे का पर्पज ही यही है कि कैसे हम जो ब्रिटिश कालीन वर्क कल्चर है, उस ब्रिटिश कालीन वर्क कल्चर से बाहर निकल करके हम एक क्रिएटिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, डायनेमिक इंडियन वर्क कल्चर को डेवलप कर सकें। यानी हमारे वर्क कल्चर का इंडियनाइजेशन हो सके, भारतीयकरण हो सके, जो संभवतः अभी तक नहीं हो सका। तो ब्रिटिश कालीन कानूनों से जब तक मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि कानून केवल भौतिक प्रावधान नहीं है, हर कानूनों के पीछे एक आत्मा है, हर कानूनों के पीछे एक भाव है। अगर कानून ब्रिटिश कालीन है तो उनकी आत्मा और भाव के साथ है, और जब तक वे जिंदा रहेंगे तब तक उस आत्मा और भाव को पूरी तरीके से निरसित या उत्सादित नहीं किया जा सकता, ओमिट नहीं किया जा सकता, संपूर्ण खात्मा नहीं किया जा सकता। तो एक नया वर्क कल्चर बने। आप जब ब्यूरोक्रेट बने तो एक नए वर्क कल्चर में बने, जहां वर्क फॉर एथिक्स हो, एथिक्स फॉर वर्क हो। पूरा जो वर्क कल्चर है वो 100% इंडियनाइज्ड हो। आप जो ब्रिटिश साया है उससे आप पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हो। इस तरीके के सुधारों की मांग अभी भी अपेक्षित है। उम्मीद करते हैं हम लोग इस दिशा में भविष्य में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वो एनालिटिकल पार्ट है कि अगर इन अधिनियमों की समीक्षा पूछता है तो आप कंक्लूजन में इस तरीके से जा सकते हैं, जैसी डिमांड हो क्वेश्चन की, अदरवाइज तो कोई नीड नहीं है। और फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने ये सारा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो डिस्कशन था हमारा, ये डिस्कशन भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास को लेकर था। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। कहीं कोई समस्या है, कोई डाउट है तो हम सब से कांटेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कीजिए। फिलहाल बच्चों, आज के लेक्चर में हम यहीं पर लेक्चर को विराम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ये सीरीज़ हमारी जारी है। इस सीरीज़ में एक एक लेक्चर हम लोग लेकर के आते रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।